वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे हैलोएल्केन्स की प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो कवर करवा दिए थे एंड जो पॉइंट्स बाकी बचे थे वो आज हम कवर करेंगे। ओके, तो पहले क्या रिएक्शन थी, हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था ना कि हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे मैंने मीथेन कंसिडर किया, उसकी रिएक्शन करवाई हैलोजन के साथ। ये कोई भी हैलोजन हम ले सकते हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसकी रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन हमारे पास हेलो एल्केन्स आते थे। यही चीज़ हमने पढ़ी थी ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी हैलोजन्स की रिएक्टिविटी। ठीक है, मतलब उनमें क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। तो देखो, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ओके, फ्लोरीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव। देन उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। आयोडीन मीन्स ये लीस्ट रिएक्टिव हो गए। ओके, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव। अब देखो ऐसा होता क्यों है ना। आप तो बोलोगे कि जो फ्लोरीन है इसका साइज बहुत छोटा है, इसमें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है कि जो सारी बात है ना, वो ये जो बॉन्ड है इस पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब देखो इस केस में होता क्या है कि हाँ ठीक है, इनका साइज़ तो छोटा है, साइज़ छोटा है, इससे मतलब ये भी कह सकते हैं कि बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। बट साथ में उस छोटे से साइज़ में ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रेजेंट हैं, इस फ्लोरीन एटम पे भी प्रेजेंट है, और जो ये साथ वाला फ्लोरीन एटम है इस पे भी प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज, इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज। जो सेम चार्ज आ गए तो रिपल्शंस होंगी। रिपल्शंस की वजह से क्या होगा कि जो ये वाला बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा वीक, क्योंकि ये रिपल्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इनका साइज़ छोटा है और इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो रिपल्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा दिस मीन्स कि अब एनर्जी बहुत कम चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, एनर्जी कम चाहिए तो मतलब हो गया ना ये मोस्ट रिएक्टिव, मतलब थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करो, बॉन्ड हुआ ब्रेक एंड वो ईजिली रिएक्ट कर जाएगा। तो एक्चुअल में ये बात होती है फ्लोरीन के केस में। अब नेक्स्ट मूव करेंगे क्लोरीन के केस में। तो उस केस में क्या होगा कि थोड़ा साइज़ है ना वो बड़ा हो जाएगा। साइज़ बड़ा होगा तो क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें भी डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा ना। ये दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले क्लोज थे, अब थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिपल्शंस तो होंगी, रिपल्शंस होंगी, बट वो रिपल्शंस है जो वो इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन वो बहुत वीक रिपल्शंस होंगी। ठीक है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में वो वीक होंगी क्योंकि इसका साइज़ छोटा था, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। रिपल्शंस थोड़ी वीक होंगी, मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है वो इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रांग होगा तो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। तो अब कह सकते हैं ना कि तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। देन हम वही बात ब्रोमीन पे मूव करेंगे, है ना। ब्रोमीन का साइज़ थोड़ा और बड़ा तो उसकी थोड़ी एनर्जी है और ज़्यादा चाहिए। देन आयोडीन, तो यही जो सेम चीज़ है ना वही अप्लाई होगी। फिर उसके बाद क्या आता है कि देखो मैंने फ्लोरीन की बात बताई आपको। फ्लोरीन का जो केस है दैट इज़ हाईली रिएक्टिव। जो इस केस में रिएक्शन होगी वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, वायलेंट रिएक्शन होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो फ्लोरो एल्केन्स है ना, हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है जी, क्योंकि देखो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वायलेंट रिएक्शन है, तो इस यही रीज़न है कि हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं करते। हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। हम उस मेथड से फ्लोरो एल्केन्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। कौन सा, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए
कि कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं हम फ्लोरोअल्केन्स प्रिपेयर करने के लिए, तो हम बताएंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे एक्सेप्ट फ्लोरोअल्केन्स। ओके, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, कोई भी लिया, जैसे मैंने कंसीडर किया इथाइल क्लोराइड। ओके, ये वाला कंसीडर किया, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरस फ्लोराइड। ओके, मर्क्यूरस फ्लोराइड से करवा सकते हैं, देन हम सिल्वर फ्लोराइड से करवा सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड से करवा सकते हैं, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से करवा सकते हैं। तो चलो मैंने रिएक्शन करवाई Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड से मैंने इसकी रिएक्शन करवाई। देन हमारे पास क्या आया कि देखो CH3CH2F। ओके, तो ये बन गया हमारे पास फ्लोरो एल्केन। और क्योंकि एल्केन कौन सा है, इथेन, 2 कार्बन से है तो इथेन, फ्लोरो इथेन। यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, बैलेंस करो, यहाँ पे भी मैंने 2 अप्लाई किया, फिर यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी, प्लस मेरे पास जो मर्क्यूरस क्लोराइड है वो निकलेगा बाहर। ओके, तो ये रिएक्शन होती है। फिर हम देखो, हम सिल्वर फ्लोराइड से भी करवाते हैं रिएक्शन, CH3CH2Br, ये मैंने कंसीडर किया इथाइल ब्रोमाइड, या हम इसे ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने सिल्वर फ्लोराइड के साथ, देन ये वाला जो फ्लोरीन था ये यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। ओके, CH3CH2, यहाँ का जो F था वो इधर अटैच हो गया, तो ये हमारे पास क्या आया, फ्लोरो एल्केन, या हम इसे बोल सकते हैं फ्लोरो इथेन, प्लस जो AgBr था वो हो गया, मतलब वो एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। ओके, तो ये मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स, क्योंकि वैसे रिएक्शन बहुत वायलेंट और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उससे मतलब प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये था स्वार्ट्स रिएक्शन। फिर एक बात और मैंने आपको बताई थी कि जो आयोडीन है दैट इज़ लीस्ट रिएक्टिव। अब आयोडीन का जो केस है उसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो कैसे, देखो ये लिया हमने हाइड्रोकार्बन मीथेन, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, आयोडीन के साथ। ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई, तो वो जो रिएक्शन है वो होगी रिवर्सिबल। हमारे पास क्या आएगा, आयोडोमीथेन प्लस HI। देखो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल, बट एक कंडीशन है कि अगर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से ये HI को रिमूव कर दें, ठीक है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास आयोडिक एसिड है वो हो गया, तो हम उसकी हेल्प से, ठीक है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उसकी हेल्प से अगर हम जो ये वाला HI रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या है कि जो रिएक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, देखो सपोज मैंने इसकी रिएक्शन करवाई आयोडिक एसिड के साथ, ठीक है, आयोडिक एसिड के साथ, तो क्या हुआ कि एक तो निकला वाटर बाहर, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 अप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, मतलब हमारे पास 6 हाइड्रोजन, 5 + 1 6, और हमारे पास जो 3 आयोडीन है वो हो गई रिलीज, 3 मॉलिक्यूल्स। ओके जी, तो ये बात होती है। अब देखो कि जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो जो HI है वो कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो यही बात मैं बता रही हूँ कि अगर ये HI कंज्यूम हो जाए तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ होती है I2 के केस में, और आयोडीन के केस में जो रिएक्शन फर्स्टली रिवर्सिबल, अगर हम उसकी रिएक्शन दे दें किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, तो HI कंज्यूम हो जाएगा, देन रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ओके जी, अच्छा, तो मैं अब एक बात आपको और बताती हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। देखो जो बेंजाइलिक H है, ठीक है, बेंजाइलिक H, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है हैलोजिनेशन के लिए।
ओके, देन एलाइलिक H, फिर उसके बाद जो रिएक्टिविटी है देन एल्काइल H आता है, फिर विनाइल H, मतलब ये तो ऑलमोस्ट अनस्टेबल ही होते हैं दोनों, ठीक है। जो इनकी रिएक्टिविटी है ना H की वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू दीज थ्री। अब ऐसा होता क्यों है? देखो मैंने आपको बताया था कि जो बेंजाइल ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ये वाला जो ग्रुप होता है ना इतना, ये बेंजाइलिक ग्रुप होता है। अब ये आ गया बेंजाइलिक H। अब मैंने क्या बताया कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है हेलोएल्कीन्स बनाने के लिए। क्यों? देखो ये बॉन्ड को किया मैंने होमोलिटिकली ब्रेक, देन हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखो आप, ये रेडिकल जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल रेडिकल। क्योंकि अब जो ये वाला रेडिकल है ना ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू रेजोनेंस, तो यही रीज़न होता है कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे है इसकी, देखो ये वाला बॉन्ड किया इधर मूव, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। इस तरफ मूव किया, इस तरफ मूव किया, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ओके जी, ये बॉन्ड इधर मूव, इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे, फिर मूव करा दो, तो आप देख सकते हो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो बेंजाइल रेडिकल होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। बेंजाइल रेडिकल स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो बेंजाइलिक H है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। रिएक्टिविटी तभी ज़्यादा होगी ना कि जब उससे जो आगे प्रोडक्ट बन रहा है वो उससे भी ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है दिस मीन्स कि जो रेट है उस रिएक्शन का वो बहुत ज़्यादा होगा। एंड आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी ना उतनी उस केस में जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप ये बात नोट डाउन कर लो कि ग्रेटर द नंबर ऑफ resonating structures, greater will be stability। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, greater will be the stability। अब ये तो केस था बेंजाइलिक का। अब मैं बताती हूँ आपको एलाइलिक केस में वो भी क्या है कि वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सॉरी, यहाँ पे आएगा सिर्फ एक H क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। फिर आप मूव करोगे CH2H। अब मैंने बताया था आपको कि जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है ना वो एलाइलिक पोजीशन होती है। ये एलाइलिक H, इसको भी किया होमोलिटिकली ब्रेक, तो हमारे पास क्या आया CH2CH। यहाँ पे भी क्या रेडिकल क्रिएट हो गया। अब ये रेडिकल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इधर मूव किया, इसको इस तरह मूव किया, ओके तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। देखो बेंजाइल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, बेंजाइलिक जो रेडिकल बना था। अब जो ये एलाइल रेडिकल बना ये भी क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एलाइल रेडिकल, ओके। तो बेंजाइलिक की क्यों है, मैंने आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है मैंने आपको बताया कि जिस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होगी उस केस में जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो बेंजाइल रेडिकल था उस केस में इतनी सारी स्ट्रक्चर्स थी बट इस केस में सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जो बेंजाइलिक रेडिकल बना था ना उस केस बेंजाइल रेडिकल था उस केस में क्या था कि जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो ज़्यादा थी, इसीलिए उस केस में जो स्टेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, ओके। तो इस केस में स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू बेंजाइल रेडिकल वो थोड़ी कम होगी, ओके। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एल्काइल, विनाइल और एराइल का केस। देखो
ये हमारे पास हो गया एल्काइल रेडिकल। ओके, एल्काइल। विनाइल का क्या केस होता है? विनाइल के केस में होता है जैसे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसी पे ही रेडिकल होना चाहिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? विनाइलिक पोजीशन। ओके, तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी पे प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है जो एराइल वाला केस होता है, उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये आ गया विनाइल, ठीक है, विनाइल रेडिकल, ये आ गया एराइल। तो आप इतना तो आप कर ही सकते हो ना, ये रेडिकल कैसे जनरेट हुए। यहाँ पे एक और एच होगा, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे सिंपली, ठीक है। यहाँ पे एक और एच होगा, वो मतलब होमोलिटिकली क्लीव हुआ होगा, तभी मतलब एच रेडिकल वहाँ से रिमूव ये वाला रेडिकल क्रिएट होगा। इस केस में भी सेम, देखो सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई एच मतलब एच तो होता ही है ना, वो होमोलिटिकली ब्रेक हुआ तो ये एराइल रेडिकल जनरेट हो गया। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इससे पहले ना आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 देन sp3। ये ऑर्डर है वो आपको याद रखना है कि जो sp ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू sp2, एंड sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू sp3। ओके, बस यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको। देखो यहाँ पे रेडिकल जनरेट हुआ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 यहाँ से आए, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 + 7 मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप मीन्स ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना नहीं है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको प्रोवाइड करेगा एंड जो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कम होगी, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। अब देखो ये वाला केस विनाइल रेडिकल, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे भी कितने हैं? 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मीन्स कि इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है। देखो वो तो पहले ही बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाला कार्बन क्या कर रहा है? फिर से उसके इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, दिस मीन्स कि उसकी तो डेफिशिएंसी और बढ़ रही है। तो ये यही रीज़न होता है कि जो ये वाला केस है ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल नहीं मीन्स जो विनाइलिक एच है उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसे पता है कि फर्दर उससे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो लीस्ट स्टेबल है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होगी। आया समझ में? फिर नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे तो क्या है कि सिर्फ एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे 2, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। दोनों मिल के इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो विदड्रॉ करेंगे। वो तो पहले ही बेचारा इलेक्ट्रॉन्स के लिए इधर उधर देख रहा था, तो उसके तो और इलेक्ट्रॉन मतलब विदड्रॉ हो रहे हैं, तो उसकी तो और भी उसे तो और भी डेफिशिएंसी आ गई ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये केस इस विनाइल के केस से भी अनस्टेबल हो गया। ओके, तो एराइल जो रेडिकल्स हैं वो लीस्ट मतलब होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है, तो यही रीज़न है कि जो एराइल एच हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ओके, तो ये था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जो मतलब हाइड्रोकार्बन्स से प्रिपरेशंस थी हैलोएल्केन्स की वो सारी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो और मेथड्स हैं बाकी वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।